और उसके लिए जो हमारा आज का विषय रखा हुआ है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो मात्र अधिकार ना होकर के बल्कि एक शक्ति का स्रोत है। भारत के पूर्व जस्टिस चीफ जस्टिस माननीय हिदायतुल्लाह साहब ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा विजन छुपा हुआ है और उस विजन को लागू करने के लिए एक क्रांति की जरूरत है। अगर मोहम्मद मेश्राम साहब के शब्दों में उस क्रांति को मैं उल्लेखित करूं तो वो क्रांति है, उसका उद्देश्य है समाज के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। साथियों, इस राष्ट्र का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमको रास्ता बताया था वो रास्ता था कि यह जो समस्या है, गैर बराबरी की समस्या है, उसकी वजह जो है वो जातिवाद, वंशवाद, ब्राह्मणवाद, ये सारी उसकी वजह है। और ये जो समस्या है वो ना केवल स्थानीय लेवल की है बल्कि राष्ट्रीय लेवल की है, संपूर्ण भारतवर्ष में है। उस टाइम का जो भारत था वो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल करते हुए संपूर्ण जो अखंड भारत था, उस संपूर्ण भारत में ये समस्या थी गैर बराबरी की। और उसके समाधान के लिए जो डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को सुझाव दिया था, रास्ता सुझाया था, वो था कि राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना और उस संगठन के अंदर वो सभी लोग शामिल होने चाहिए जो इस समस्या से पीड़ित हैं। मुझे लगता है कि वो बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता, जो आजकल हम नारा देते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, वो बाबा साहब का जो अधूरा काम दिखाया हुआ था, उस काम को पूरा करने के लिए बामसेफ एकमात्र राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। क्योंकि आप समझ सकते हो बामसेफ का जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन पूरे भारत के अंदर 31 राज्यों के अंदर और 6743 जातियां हैं, उन संपूर्ण जातियों को जोड़ने के लिए जैसा कि बाबा साहब ने कहा राष्ट्रीय लेवल का संगठन और सभी पीड़ित जातियां होनी चाहिए, वैसा का वैसा करते हुए जो बाबा साहब का सपना है। अभी एक साथी बता रहे थे कि संसद के ऊपर कब्जा करना है, या और एक साथी बता रहे थे कि मैं मंत्रियों के पास गया लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। बात इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है, हमारा वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है। तो प्रतिनिधित्व, वास्तविक प्रतिनिधित्व संसद में भेजने के लिए हम सब लोगों को तन मन धन समय श्रम हुनर बुद्धि के साथ बामसेफ को मजबूत करना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अगली कड़ी में हमारे जो ऑफशूट विंग है क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, उनके द्वारा मूल निवासी नायक मान्यवर मोहम्मद मेश्राम साहब का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और निवेदन करूंगा मैं, मान्यवर बलभद्र सिंह गुड़ापोंग से हैं, मान्यवर प्रहलाद सिंह सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक साहब हैं, आए और साहब का स्वागत करें। साथ ही मान्यवर दलपत सिंह जी गच्छीपुरा से हैं, राष्ट्रीय संरक्षक है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से। मान्यवर खुर्शीद खान जी कायम खानी साहब हैं, राष्ट्रीय महामंत्री क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा सुनीता मौर्य, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ सीकर से हैं, आए और अपनी बात रखें। सुनीता मौर्य। साथियों, सबसे पहले मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। हमारे 108 सालों के आंदोलन और संघर्ष के बाद में हमें शिक्षा, नौकरी, रोजगार व वोट का संवैधानिक अधिकार मिला, उसे शासक वर्ग दिन रात खत्म करने पे लगा हुआ है और हमें फिर से गुलाम बनाने की साजिश से गुलाम बनाकर रखा है। साथियों, भारत की
की मूल निवासी महिलाएं दोहरे रूप से गुलाम हैं। मनुस्मृति एवं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नारी पर दास्ता थोपी गई है। हजारों सालों से नारी ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था के अनुसार अधिकार वंचित होने के साथ साथ पुरुषों की भी गुलामी झेल रही है। भारत की 50% आबादी आंदोलन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे महापुरुषों के आंदोलन में महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ सहयोग दिया था। जब बाबा साहब ने 18, 19, 20 जुलाई 19 असरदायक होती है, इसलिए महिलाएं संगठन में काम करती है और तो आजाद करवाना होगा, क्योंकि हम देश की 50% महिलाएं हैं और इन्हें आजाद करवाने के लिए हमें तन धन वन से वामसेप में जुड़कर और कार्य करना होगा। अगर हम वामसेप जे भीम जे मूल निवासी जे सर आप यहाँ आए हैं कार्यक्रम पे और इसके लिए बहुत बहुत मैं वो हूँ और सबका शुक्रिया करता हूँ। और सबसे यही है भी सबसे बहुत अच्छी बात है, सब मिलजुल के रहो और सबको साथ में लेके चलो सर। जय भीम, जय मूल निवास, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के मान्यवर एवं मान्यवर दलपत सिंह जी गच्छीपुरा, राष्ट्रीय संरक्षक श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, आए और अपनी बात रखें। दलपत सिंह जी से। जय मूल निवासी, ओम नमो बुद्धाय। मैं राजस्थान की धरती पर मान्यवर वामन मेसराम जी का राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना परिवार और दहेज विरोधी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आप सब बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं कोई राजनेता हूं या कोई ठग हो रहा हूं इसलिए प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि आपको मैं हमेशा से सम्मानित समाज कहता हूं। वो सम्मानित समाज इसलिए कहता हूं कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जिस हॉस्पिटल में मेरे माता पिता का इलाज हुआ, जिस हॉस्पिटल में मेरे पोते पोती जन्मे, जिस रेलवे में मैं बैठता हूँ, वो रेलवे स्टेशन, वो बस स्टैंड, वो एयरपोर्ट, उसमें सब में आपका परिश्रम, आपकी कला और पसीना लगा हुआ है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। रहा सवाल, मेरा दुर्भाग्य है, मैं तो चाहता नहीं था कि मैं राजपूत पैदा हूं और आप भी नहीं चाहते थे कि दलित पैदा हो। ये भारत की व्यवस्था थी, उसमें हम सारे शामिल हो गए और ठगे गए और हमारे साथ तो आपसे भी बड़ा धोखा हुआ। हमें तो चौकीदार बना के हमें काम में ले लिया गया और आप लोगों से हमारी दूरी बढ़ा दी गई। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बहन अभी कह रही थी कि मणिपुर जैसी घटना हो सकती है। मैं बहन विश्वास दिलाता हूँ, मैं और खुर्शीद भाई दोनों एक ही अंश और वंश के व्यक्ति हैं। मैं महाराव शेखा का दोहता हूँ, अंश हूँ। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि किसी माता और बहन के सामने, अगर किसी क्षत्रिय की सामने, किसी महिला के सामने ऐसा हुआ तो हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन कायरता नहीं दिखाएंगे। मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं जातिवाद का पक्षधर भी नहीं हूँ, जातिवाद का मतलब ही नहीं समझ पाए हम। अब एकता की बातें करते हैं, हम एक होंगे कैसे? एक इसलिए नहीं हो सकते कि हमारी माता ये भी चिड़ेगी मुझ पे, क्योंकि मैं इनका सम्मान करता हूं। ये घर में दौरानी जेठानियां एक नहीं हो पा रही है, ये ननद भौजाई एक नहीं हो पा रही है, ये सासू बहू एक नहीं हो पा रही है, तो हम कहां से एक होंगे? हम एकता के नारे देते रह जाएंगे, लेकिन हमारी एकता होता रह जाएगी। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, वामन मेसराम जी का धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं और सम्मान करता हूं, और विलास जी कारत का सम्मान करता हूं कि मैं जिस पूर्वज के नाम से जलील होता था, जिसे जयचंद के नाम से संबोधन किया जाता था और गद्दार का पर्यायवाची शब्द बना दिया गया था, मेरे भाई दलितों ने, मेरे भाई आदिवासियों ने 1 करोड़ का इनाम रख के भारत की इस पाखंडवादी व्यवस्था को, इन लालची लोगों को, इन व्यापारी वर्ग को, इन स्वार्थी वर्ग को चैलेंज किया कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा
कोई महाराज जयचंद को गद्दार घोषित कर दे। इसलिए मैं आज सर्व ऊंचा करके आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे सैकड़ों राजपूतों ने गालियां दी है भी, क्योंकि वो पंडाबाद में झगड़े हुए हैं, वो उन नालायकों के जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा तू वहां झक मराने क्यों जा रहा है। मैं सर्व करके ऊंचा आया हूं, आपके विश्वास से आया हूं, आपके प्रेम से आया हूं। मैं किसी गरज से और स्वार्थ से आपके बीच में नहीं आया हूं। और मैं माताओं आपको और कहना चाहता हूं कि जब तक आप संगठित नहीं होगे, और संगठित का मैंने आपको बता दिया, घर की संगठन, मैं कुरीतियों का उन्मूलन कर रहा हूं। 27 साल से मैंने मेरे बच्चों का दहेज नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया, 1 बेस नहीं लिया, साफा नहीं लिया, अंगूठी सफारी तो बहुत दूर की बात है। मेरा बच्चा पत्रकार है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, मैं होटल व्यवसायी हूं, मैं मार्बल व्यवसायी हूं। क्यों कि हमारी जमीनें बिका दी इन पाखंडियों ने, दहेज के चक्कर में, इस दारू के चक्कर में। इसलिए मैं गोल टेबल दारू पीने वालों का भी विरोध करता हूं। मैं नहीं कहता कि आप लोग दारू मत पियो, लेकिन नशे से तो बच के रहो। और नशा करना है तो बंधुओं घर में कोई 1-2 घूंट छुप के पी लो। सार्वजनिक जीवन में तो इन बच्चों और माताओं से बच के और डर के रहो, क्योंकि ये मुस्लिम भाई मांसाहारी हैं, ये मीट खाते हैं। कभी इनको आपने गले में हड्डी लटका के देखा क्या? तो फिर हमारे समाज में ये दारू का चलन सरेआम क्यों है? छुप छुपा के या तो छोड़ दो। भीमराव जी की शिक्षाओं को आपने ग्रहण ही नहीं किया, मैंने किया भीमराव जी की शिक्षाओं को ग्रहण। मैंने बुद्ध को पढ़ा है, इसलिए मैं इस बात पे, इस मंच पे आपके सामने खड़ा हूं कि अगर मेरे समाज के पूर्वजों से, वैसे तो भेड़िया मेमना वाली बात हो जाएगी, फिर भी मैं कहता हूं अगर किसी क्षत्रिय से कोई भूल हुई और किसी दलित भाई की भावना को ठेस पहुंची, तो मैं सर झुका के आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करने की हिम्मत भी रखता हूं। क्यों क्षत्रिय वो है जो माफी मांगने की भी हिम्मत रखे, कलेजा बढ़ा रखे। क्षत्रिय वो नहीं होता जो किसी पे अकड़ करे, किसी पे जुल्म करे। हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें 75 साल से क्या 200-300 सालों से मारा गया, हमें तड़पा तड़पा के मारा गया, हमारा शोषण किया गया, सिर्फ इसलिए कि तुम सिंह हो। हम गाय के सिंह थे, दुर्गादास जी दास लगाते थे, हम लोग दास थे, तुम्हारे सेवक थे। तब तक तो हमारी इज्जत आबरू थी। जब से हमें सिंह बनाया गया हम भेड़िए बन गए, हमारी अक्ल मारी गई और हमारी ये दुर्गति होने को आ गई। इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अब परिवर्तन आ रहा है, सब समझने लग गए। मैं इस आरएसएस का प्रबल विरोधी हूं, क्योंकि ये हमें हिंदू बनाते हैं, तब तो हम राजपूत बहुत प्रिय लगते हैं कि साहब हमारी वाई होती है। मैं हिंदू बन के कोई पोस्ट डाल दूं तो मेरी तारीफ में सैकड़ों कसीदे कटे जाएंगे, लेकिन भूल से मैं ये कह दूं कि मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे शोषित, अत्याचारी, पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा। जबकि मेरी तो 100 पीढ़ी में ही कोई राजा महाराजा नहीं है। मैं तो 2.5 बीघा जमीन का मालिक, एक साधारण सा गरीब राजपूत हूं जो झोपड़े छपरे से चल के, मेरे पुरुषार्थ से, मेरे बाप और माँ के पुण्य से यहाँ तक पहुंचा हूं। तो मैं किस बात का सामंत हूं बंधुओं? आप और हम सब गांव में रहते हैं, और मैं तो उस समाज से आता हूं कि जिसको जगाने के लिए रामदेव जी ने 500 साल पहले प्रयास किया और हमें जगाने की कोशिश की। लेकिन इन पाखंडियों का प्रभाव देखो कि हमें नींद में ही सुला दिया, कुंभकर्णी बना दिया। डालीबाई को रामदेव जी ने बहन बनाया, रामदेव जी ने डालीबाई को बहन बनाया। हमारे गोगा जी जो आप सब जानते हो, लक्ष्मी मेला भरता है, वहां तो वाल्मीकि रतन जी का फोटो भी लगी हुई है, मूर्ति भी लगी है, और वज्जूभाई मेघवाल के पहले भोग लगता है। जिस मीरा का मैं वंशज हूं, गर्व करता हूं, मेड़तिया राठौड़ हूं, उसके तो गुरु ही रेदास जी थे। और आज भी आप मेड़ता पधारना, 4 भुजा मंदिर में रेदास जी के अनुयायियों का और उनके वंशजों का जीणकर परिवार से भोग लगता है। लेकिन हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। जिस राम के बारे में तो ये राम राम करके वोट लेते हैं, महाराज हरिश्चंद्र जी के बारे में कभी नहीं बोलते, जिसने राम से भी 20 पीढ़ी पहले जन्म लेके, और आप दलित समुदाय के किसी व्यक्ति के शमशान में नौकरी की थी। राजपूत कभी छुआछूती और छुआछूत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन इन लोगों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, व्यापारी वर्ग और इस पाखंडवाद ने हमें जकड़ लिया और हमें गला घोट के मार दिया। इसलिए आप और हम में दूरी जो बढ़ी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब उसमें सुधार होगा। और सुधार कैसे होगा? कि हम में विश्वास बढ़े, ये जो दूरी हो गई है उसको मिटाया जाए। उसके लिए मैं आपको और भी हाथ जोड़ के मेरी तरफ से विनती है कि बार बार बात आती है कि राजपूत घोड़ी के सामने फिर जाते हैं और घोड़ी रोकते हैं। ये सच्चाई है, 1-2 उदाहरण सब समाज में होते हैं और ये मैं मानता हूं। लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है कि आप आराम से, घोड़ी क्या, आप तो हाथी पे बैठे, लेकिन ये डीजे जो बीमारी आ गई, इससे थोड़ा बचे, अश्लील गानों से बचे, शराब से बचे। हम लोग आपकी घोड़ी की पाक पकड़ के आपको हमारी बिंदोरी आप हम निकलवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय द्रौपदी सिंह जी गच्छीपुरा, राष्ट्रीय संरक्षक श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय खुर्शीद खान जी कायम खानी, राष्ट्रीय महामंत्री क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें।
मंचासीन अध्यक्ष महोदय मास्टर वामन मेश्राम साहब, समस्त मंच पे आसीन मेरे बुज़ुर्गों और जितने भी संगठन के नेता और पदाधिकारी जो आए हैं उनको मेरा जय भीम, नमस्कार, जय हिंद। और जो भी सभा में पधारे हैं, चाहे वो लोकल हों, चाहे वो दूसरे ज़िले से हों, चाहे वो पूरे देश से कहीं से भी आए हों, उन सब का मैं क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ की तरफ से स्वागत करता हूं। मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मेश्राम साहब से मैं वादा करता हूं कि मैं खुद कायम खानी की हैसियत से, क्षेत्रीय की हैसियत से या राजपूत की हैसियत से आपसे वादा करता हूं कि जहां आपका पसीना गिरेगा हम वहां खून बहा देंगे। आप आगे बढ़िए और एक साथ रहिए, एक रहिए। जहां हम गलती करते हैं हमें आप बताइए कि यहाँ एक गलती हो गई है। हो सकता है कि कोई भी चीज़ जो है, आदमी का ज्ञान बढ़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसी से ज्ञान चलता रहता है और उसी से आगे की जो है कड़ियाँ जुड़ती रहती है। तो मैं माननीय मेश्राम साहब से निवेदन करूँगा कि चाहे वो यूपीए, चाहे वो यूसीसी का कानून हो, चाहे वो चुनाव के बारे में हो, चाहे वो ईवीएम के बारे में हो, देश के संविधान के बारे में हो, किसी भी तरीके का वामक्षेप और क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ मिलके एक साथ रह के इस लड़ाई को लड़ेंगे और एक दिन भारत को विश्व गुरु बना देंगे, जिसमें आप सभी मूल निवासी भाइयों का, बहुसंख्यकों का, अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम, राजपूत और क्षत्रियों का सहयोग जरूरी है। और मैं एक बार फिर आपसे ये वादा करता हूँ कि जो ये आपका जो क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ है, जिसको आपने खड़ा किया है, ये सोच के कि क्षत्रिय अपने भाई हैं, मूल निवासी हैं, सहयोग करेंगे, जरूर करेंगे। जहाँ भी कुछ ऊंच नीच होगा, अन्याय की बात होगी, क्षत्रिय, कैमखानी, राजपूत और मूल निवासी भाइयों के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के हम लोग साथ रहेंगे, एक साथ आवाज़ उठाएंगे। इसमें कुछ भी कमियां रहेंगी, जो भी कमी रहेगी मिलके दूर करेंगे। और चाहे वो प्रशासन हो या कोई और हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर एक रहते हुए संघर्ष करेंगे और अपने लोगों को शिक्षा और बेरोजगार के लिए जो कुछ बन सकता है मिलके साथ लड़ेंगे। आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यवस्थापक है, इन्होंने यहाँ पे झुंझुनू की धरती पे, शेखावाटी की धरती पे इतने बड़ा प्रोग्राम किया। आप माननीय वामन मेश्राम साहब पहुँचे यहाँ पे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर जी। अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा मान्यवर बलभद्र सिंह, गुड़ा पोंग से हैं। अच्छा, ठीक है। मान्यवर प्रहलाद सिंह जी, सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, गुड़ा से हैं आप। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा हम साहब को सुनने के लिए आए हैं, साहब को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी जाटोलिया, सेवानिवृत्त, राजकीय कपिल अस्पताल नीमका थाना, आए और संक्षेप अपनी बात रखें। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी जाटोलिया साहब। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मेश्राम साहब, सम्मानीय मंच, संगठन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ताओं और राजस्थान के कोने कोने से पधारे सभी मूल निवासियों का इस धरती पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच में भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष मेश्राम साहब पधारे हैं। हम सभी उनको सुनने के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए उत्सुक हैं। इसलिए मैं अपना सब दो मिनट में करके और आपको फ्री करता हूँ। मैं बाबा साहब के 3 मूल मंत्र दिए हुए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। साथियों, आज हम शिक्षित हैं और संगठन भी हमारे पास में है और संघर्ष भी हम कर रहे हैं। आज मैं सभी को आपसे मेरा निवेदन है कि संगठन से अधिक संख्या में जुड़े कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और समाज के लोगों का आदर करें।
आपस में किसी की बुराई नहीं करें, कुतर्क नहीं करें, संविधान के द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों के दायरे में रहते हुए अपने हक अधिकार की बात करें, किसी समाज की बुराई नहीं करें। अगर कुछ करना है तो वो हम अपने अधिकारों में रहते हुए और तर्क के साथ में करें। आज के टाइम इस अधिवेशन में जितने कार्यकर्ता पधारे हैं उनसे सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि हम आए दिन इस तरह के संगठन करते रहते हैं, अध्यापन कार्यक्रम होते रहते हैं। आप सब यहाँ से एक प्रण लेके जाएं कि हम हमारे संगठन की जितनी अच्छी बातें हैं, संगठन से जुड़ने के लिए एक आदमी 2 दिन में, 1 दिन में एक आदमी को जोड़ने का प्रयास करेगा और वो एक आदमी आगे जाके दूसरे आदमी को जोड़ेगा। आप देखिए कुछ ही दिनों में जिस समाज में अंधविश्वास है, शिक्षा के बारे में है, सबको जागृत करेंगे। 1 और 1 11 11 11 121 होता है, एक मूल मंत्र है। अपन यहाँ तक ही नहीं रहे, इसको आगे लेके जाए। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी नागरिकों को, वे समाज के प्रबुद्ध गण जो टेक्नोलॉजिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन और आर्थिक स्थिति से संपन्न लोग हैं, उन सब से निवेदन करता हूं कि कोई भी संगठन चलाने के लिए और कोई भी कार्यक्रम करने के लिए निधि की जरूरत होती है। मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि अपनी श्रद्धानुसार जितना हो सके आप निधि की पेमेंट टू सोसाइटी के तहत निधि की व्यवस्था करें। आप सब ने मेरे को बोलने का मौका दिया और सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर साहब। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा मान्यवर गजेंद्र जी आमलिया, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, आए और अपनी बात रखें। गजेंद्र जी। महापुरुषों का सत सत नमन करते हुए आज बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश स्तरीय 24वां प्रदेश स्तरीय राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, सामने विराजमान बहुजन समाज के सभी राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए सभी को जय मूल्यवासी, जय भीम। आज मैं डूंगरपुर से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का ऑफशूट विंग का कर्मचारियों का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया कोरोना काल में। तब से आज ये 4 वर्ष हुए और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के द्वारा आज 22 राज्यों के अंदर और 320 जिलों के अंदर नेटवर्क है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बामसेप का ही एक ऑफशूट विंग है और इसमें आदिवासियों को जोड़ने के लिए बनाया गया संगठन है। तो मैं इस मंच से आपको आह्वान करता हूँ, राजस्थान के यहाँ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उधर के भील और दूसरे राज्यों, दूसरे जिलों से जो मेरा लोग हैं, जो 801 जातियां आदिवासी के अंदर हैं। अब हम लोगों को एकजुट क्यों होना है कि बामसेप का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन, 6000 गांव और 6 लाख गांव और 6000 जातियों को जोड़ करके राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने के लिए तो बामसेप संगठन की ये ऑफशूट विंग है, उसको मजबूत करने के लिए आपसे अपील है कि राजस्थान के अंदर अभी 10 तारीख को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होने जा रहा है सितंबर में 10 तारीख को। तो उसमें आप सभी उस कार्यक्रम में पधारें, ऐसी आशा और विश्वास के साथ में मेरी बात को खत्म करता हूं। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय भारत, जय मूल्यवासी।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में अजीत सिंह जी, पीओ वामसेप कार्यकर्ता हरियाणा, आए और अपनी संक्षेप में बात रखें। अजीत सिंह जी। हेलो सभी साथियों को जय मूल निवासी। मैं हरियाणा से अजीत सिंह, माननीय शिव कुमार जी के सानिध्य से आपका ये राजस्थान का प्रोग्राम देखा, मन बड़ा गदगद हुआ। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही आगे है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता और बहुत ज़्यादा निधि जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक निधि देकर अपने जो कष्ट कमाई है उसका 10 से लेकर 100 रुपया प्रति व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो जरूर से जरूर इस आंदोलन में निधि देकर जाएं। धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर निधि के लिए काउंटर खोला गया है, तो आप अगर जो निधि देना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो भी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को अंतिम कड़ी की ओर ले जाते हुए निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर डॉक्टर भंवरलाल जी सर्वा, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू, के आए और अपनी बात रखें। मान्यवर डॉक्टर भंवरलाल जी सर्वा सर। सबसे पहले तो अपने समाज के महापुरुष गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम जी के अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको महापुरुषों को मैं सत नमन करता हूँ। अभी आज जो वामसेप की तरफ से शेखावाटी की तरह झुंझुनू जिले के घुड़ागोड़ जी के टोडी गांव में ये जो राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम रखा गया है, इसकी प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे वामन मेसराम जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नमन करता हूं, क्योंकि मैं वामन मेसराम जी से दूसरी बार मिल रहा हूं। पहली बार मैं उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, तब वामन मेसराम जी को रूबरू सुनने का मौका मिला था। आज दूसरी बार मतलब मौका मिल रहा है। अपन समय कम लेते हुए मैं इनके विचारों को अपन सभी लोग अच्छे विचारों से सुनेंगे। मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वक्ताओं ने आज सबसे पहले तो ये जो सम्मेलन और ये आंदोलन और ये जो अपने बैठकी होती है, इसमें कुछ न कुछ प्रतिभाएँ सामने उभरती है। अपना समाज आज अपन बात करते हैं कि भाई भारत आज़ाद हुए 70 साल हो गए। जैसे दिलीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ SC ST पे मंड दी गई, क्योंकि ये आरक्षण अपने को कोई भीख मांगी हुई नहीं है। आरक्षण क्या है? प्रतिनिधित्व है। अपन प्रतिनिधित्व है कि समाज की मुख्य धारा से अपन हट गए थे, अपने को प्रतिनिधित्व देने के लिए बाबा साहब ने ये अपने लिए एक संविधान में व्यवस्था की थी, जिसमें 50 साल से तो अपने SC ST करते रहे। अभी OBC वामन मेसराम जी ने जो राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन छेड़ रखा है वामसेप के नाम से, उसमें ST OBC माइनॉरिटी जो भी इस ग्रुप में है, उनको सबको साथ लेकर ये आंदोलन, ये क्रांति आगे जा रही है। और आज यहाँ इस क्रांति का मतलब एक माध्यम बनता जा रहा है, क्योंकि अपने आज यहाँ पे अपन उपस्थित हुए हैं सभी लोग। और मैं सबसे पहले नारी शक्ति को नमन करता हूँ, क्योंकि आज इतने इसमें मैं बैठे बैठे देख रहा था, इसमें 80 साल की महिला भी है, 90 साल की महिला भी है, बुजुर्ग लोग हैं उधर बैठे, 90 साल के भी हैं, 100 साल के भी है। इन्होंने वो विपदाएं झेली है, अपन ने नहीं झेली वो विपदाएं जो इन्होंने झेली है। आज इनको सुनता भी नहीं होगा, पर एक वामन मेसराम जी के विचार सुनने के लिए यहाँ तक ये उपस्थित हुए हैं, तो अपना ये सम्मेलन ऑटोमेटिक ही सफल हो गया। और अपने इसके जो विचारधारों को अपने आगे से आगे बढ़ाना है। जैसे मैं एक चीज़ और देख रहा था
क्योंकि जो लिखा हुआ है वो थोड़ा ध्यान से पढ़े। इसमें क्या लिखा हुआ है, शिक्षित करो। अपन शिक्षित तो बन चुके हैं भाई, अपन बन चुके हैं, अपने और लोगों को शिक्षित करना है। बाबा साहब का जो 70 साल पहले जो नारा था, ये अपने मंत्र था कि शिक्षित बनो। यार यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षित करो, क्योंकि अपन ने जो 70 साल में जो अपन ने पाया है उसके कारण अपने समाज के कितने लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। दूसरा मंत्र अपने लिखा हुआ है संगठित करो। उसमें क्या लिखा था, संगठित रहो। अपन तो संगठित, यहाँ पे इतने 2000 आदमी इकट्ठे हुए हैं, अपन संगठित हैं इसलिए इकट्ठे हुए हैं। अपने कोई आपस में भेदभाव नहीं है। यहाँ पे जो मंच भाई अपन जगह पे बैठे हैं, किसी के भी भेदभाव नहीं है। तो अपने संगठित है तो अपन संगठित है तो अपने और लोगों को साथ में संगठित करो। अपने एक आदमी, जैसे इधर बोस ने बताया था लक्ष्मी नारायण जी ने, क्योंकि 1 से 11 होते हैं, 11 से 121 होते हैं। ये से मतलब अपने गुणात्मक तौर पे अपने को आगे से ज़्यादा इस क्रांति को बढ़ाना है। फिर तीसरा वर्ड दे रखा है संघर्ष करो। तो अपन सभी जब एक मूल विचारधारा से जुड़ के मनुवादी सोच को मनुवादी सोच को त्याग कर, व्यक्तिगत आदमी जो मनुवादी सोच को त्यागेगा, जो अपने बहुजन समाज वो त्यागने के लिए जो जगह बनेगी, वो बहुजन समाज की जो विचारधाराएं हैं जो अपने महापुरुषों ने रखी हैं, वो विचारधारा को अपने को अमल में लाना है। जैसे एक कॉमन एक दिन पढ़ रहे थे तो उसमें एक कॉमन सी बात लिखी थी कि ब्राह्मण वर्सेस बहुजन। मतलब जब अपना नाम, जगह, स्थान जब ब्राह्मण ही तय करता है अपने सब कुछ अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए, तो अपन अपनी विचारधारा से क्या उम्मीद कर सकते हैं और समाज को अपन क्या दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अपन जब अपन खुद जाते हैं उनके पास, अपने को बुलाते नहीं है। अपने जन्म से लेके मरण तक जितने भी अपने संस्कार होते हैं, विवाह मुहूर्त कोई भी हो, सब अपने ये जो विचार, ये अपनी जो कुरीति है और जो अपने समाज में फैली हुई उसको दूर करें। और मैं अभी मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अभी अपन हमारे मेसराम जी को अच्छी तरह से सुनेंगे और उनके विचारों को अपने यहाँ से जितना अमल करके अपन आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर जी। साथियों, अब जिस घड़ी का इंतजार है वो घड़ी आ चुकी है, तो उससे पहले एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें हमारे राजस्थान में इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं। इस कार्यक्रम जिनके रात दिन की मेहनत की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं, हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष माननीय डॉक्टर मगाराम जी हाथला साहब से निवेदन करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। मगाराम जी हाथला सर। कार्यक्रम स्थल के बाहर सभी खड़े साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो कार्यक्रम स्थल पर पंडाल में आए। अभी वामसेप के जो प्रदेश अध्यक्ष के स्पीच के बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का स्पीच होने जा रहा है, तो सभी साथी जल्दी कर अंदर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं सामाजिक बीमारी के समाधान के लिए डॉक्टर हूँ। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मुझे मेश्राम साहब ने डॉक्टर बनाया। आपने अभी मुझे सर्टिफिकेट दे दिया तो मान्य है। साथियों, आज मैं ज़्यादा अभी बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलूँगा तो बोलूँगा के बोलता है और अभी साहब को सुनना है। मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। ये जो आपने भारत का नक्शा बनाया है, ये नक्शा और बढ़ना चाहिए। ये कुर्सियां कम पड़नी चाहिए, ये टेंट और बढ़ना चाहिए, ये पेड़ की छाया के बाद में धूप में भी लोग खड़े रहने चाहिए। ये आपकी हमारी ये इच्छा शक्ति और बढ़नी चाहिए। आप ऐसा करते रहेंगे। आज जो आपने ये हमारे राजस्थान में राज्य अधिवेशन को सफल बनाया है, मेरी नज़र में सफल है, आपकी नज़र में सफल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र में भी सफल होगा। उनका आप उद्बोधन सुनिए, आप तन मन धन से सहयोग करिए। साथियों, वामसे में जो कहा जाता है वो सारा सिस्टमेटिक करने के साथ में आपको निर्देश हमको दिए जाते हैं। हम वैज्ञानिक तरीके से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, संगठित करने का काम कर रहे हैं और संगठित लोगों को अनुशासन में रख करके उद्देश्य की पूर्ति में उनको आंदोलन करने के लिए भी लगा रहे हैं। हम साधु संतों की तरह आशीर्वाद दे के छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे साधु साथ में बैठे हैं और वो भी हमारे साथ में आ रहे हैं।
एक बार उन्होंने मुझे जागरण में बुलाया था, मैं 1 घंटा बोल के आया, उसके बाद में वो हमारे लिए 24 घंटे बोल रहे हैं। ये महाराज कृष्णनाथ जी बैठे हैं और इसका मतलब हुआ हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। हमारे साधु संतों ने भी उस वक्त उस परिस्थितियों में जहाँ लोकतंत्र नहीं था अपनी बेबाक आवाज में लोगों को जगाया था, मगर ब्राह्मणी तंत्र ने उनकी बातों को इस तरह से मॉडिफाइड कर दिया कि लोगों ने उनकी बातों को सम्मान जरूर दिया लेकिन उनकी बातों को तवज्जो नहीं देने दिया। आज सम्मान के साथ में तवज्जो भी देना है और तवज्जो देने वालों लोगों को अमल भी करना है और अमल करने वाले लोगों को आंदोलन भी करना है। आप लोग तन बन धन से सहयोग देते रहेंगे, इसी आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ इन बातों को, इन जज्बातों को, इन विचारों को आंखों में महफूज रखना, फिर हमारी इन बातों को आंखों में महफूज रखना, हम लोगों की आपकी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय वनवासी, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय। अब मैं निवेदन करूंगा मान्यवर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, प्रदेश कोषाध्यक्ष। आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में पिछले कुछ टाइम से जो निधि का संग्रहण हो रहा है राजस्थान से, उसका लेखा जोखा जो है वो यहाँ पे पेश करेंगे मान्यवर भंवरलाल जी मेघवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष। जय मूल्यवासी साथियों, आज बामसेफ राजस्थान का 24वां राजस्थान राज्य अधिवेशन इस झुंझुनू जिले के गुड़ागोड़ जी तहसील के टोडी गांव में चल रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए मूल निवासी नायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब हमारे बीच में हैं और मंचस्थ अतिथि और उपस्थित सभी मूल निवासी साथियों, 24वें राजस्थान राज्य अधिवेशन के लिए पूरे राजस्थान से बामसेफ संगठन को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि के रूप में जिलेवार रिपोर्ट में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे 1 नंबर पर आपके झुंझुनू जिले से 4,21,000 रुपए। दूसरे नंबर पर है बाड़मेर 3,02,000 रुपए। तीसरे नंबर पर है सिक्कर 2,15,100 रुपए। चौथे नंबर पर है बीकानेर 1,35,750। 5वें नंबर पर है अजमेर 1,26,650। छठे नंबर पर है पाली 1,20,650। 7वें नंबर पर है जैसलमेर 1,03,700। 8वें नंबर पर है अलवर 1,01,100। 9वें नंबर पर है जयपुर 95,800। 10वें नंबर पर है डूंगरपुर 75,500। 11वें नंबर पर है चूरू 73,500। 12वें नंबर पर उदयपुर 51,600। 13वें नंबर पर सिरोही 50,050। 14वें नंबर पर जोधपुर 35,800। 15वें नंबर पर श्री गंगानगर 35,500। 16वें नंबर पर चित्तौड़गढ़ 33,450। 17वें नंबर पर प्रतापगढ़ 22,100। इस हिसाब से पूरे राजस्थान से 20,51,000 रुपए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वामन मेश्राम साहब को सुपुर्द कर रहा हूं। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। भंवरलाल जी एवं धर्मपाल सिंह जी निधि देते और भी आप भी जाओ। साथियों, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें, आभार प्रकट करें जो भी निधि जिन्होंने दी है, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि जिन्होंने दी है और जो दे रहे हैं, हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये निधि एक एक पाई, एक एक पैसा जो है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि है, हमारे आंदोलन पे ये खर्चा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब मैं निवेदन करूंगा लीलाधर कुलदीप खीरोड़ झुंझुनू से है, इन्होंने मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब का स्केच बनाया हाथ से, वो स्केच भेंट करेंगे। लीलाधर कुलदीप खीरोड़ झुंझुनू, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने जो स्केच बनाया है, जोरदार तालियों के साथ में इनका भी स्वागत। और अब मैं निवेदन करूंगा मूल निवासी नायक बामसेफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब का।
कि आए और अपना हमें मार्गदर्शन करें। 85 जय मूल निवासी, 85 जय मूल निवासी। वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। 85 जय मूल निवासी, 85 जय मूल निवासी। जो सहयोग करना चाहते हैं वो भी साहब के भाषण के बाद में आप निधि दे सकते हो मंच पे आकर के साहब को, तो वो रेडी रहे, तैयार रहे। साथियों, आज बामसेफ का एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का संयुक्त राजस्थान 24वां राज्य अधिवेशन देहात में रखा हुआ है। तो राजस्थान के लोगों ने आमतौर पे बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन या राज्य अधिवेशन होता है वो शहरों में ही होता है, मगर राजस्थान के लोगों ने इसे गांव में रखा, तो ये एक अच्छा काम किया। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के साथियों को इस काम के लिए, इस अच्छे काम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, इस अधिवेशन के लिए आप लोगों ने प्रयास करके, कोशिश करके महिलाओं को बहुत भारी संख्या में यहाँ उपस्थित कराया। आमतौर पे हमारे लोग इसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, मगर महिलाओं को जगाकर जोड़ने के लिए कोशिश होनी चाहिए, योजनाबद्ध कोशिश होनी चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो इन बातों के बारे में कुछ बातें आप लोगों को, इससे संबंधित बातें आप लोगों को समझना जरूरी है। जब इस देश में यूरेशियन नस्ल के लोग भारत में आए, तो उन लोगों ने इस देश में समाज को बांटने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई। तो वर्ण व्यवस्था में जो यूरेशियन नस्ल के लोग हैं, इसे समझने की कोशिश करो, जैसा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यूरेशियन नस्ल के लोग जब यहाँ यूरेशिया से आए, तो उन्होंने, जो विदेशी थे, भारतीय नहीं थे, उन लोगों ने समाज को बांटने के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई, ऐसी वर्टिकल व्यवस्था बनाई। इस वर्टिकल व्यवस्था में उन्होंने अपने से नीचे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये समाज रचना बनाई। एक खास बात आप लोगों को समझा रहा हूँ। कुछ लोगों को ये बात छोटी लग सकती है, मगर इसके बारे में लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती है। अरे आप लोग नीचे बैठ के, नीचे खड़े होकर के करो, वो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हो, उनको देखने दो। तो क्योंकि आपके पास में डंडा है, उसको दिखाकर कर सकते हो। तो ये जो यूरेशियन नस्ल के लोग विदेशी भारत में आए, तो उन्होंने समाज को बांटने के लिए और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई।
इस वर्ण व्यवस्था में उन्होंने अपने को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने को ब्राह्मण घोषित किया और बाकी यहाँ के जो मूल निवासी थे उन मूल निवासियों में से जो मूल निवासी प्रजा थी, यहाँ की मूल निवासी प्रजा थी, उस प्रजा से उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण बनाया। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्षत्रिय वर्ण के जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो भी इस देश में मूल निवासी थे, तो उसको विभाजित करने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए, मूल निवासियों को विभाजित करने के लिए पहले ब्राह्मणों ने, जो यूरेशियन नस्ल के लोग थे, उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 3 वर्ण बनाए। और फिर आज देखते हम लोग 6247 जाति के टुकड़ों में उन्होंने हमें बांटा। 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियां है भारत में, 1703 जातियां, इसका मतलब है 1703 टुकड़े ब्राह्मणों ने किए। हमारे में से ही कुछ लोग जो है, जब हम ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं तो उनको थोड़ा अजीब लगता है। तो स्वाभाविक है, जो लोग जागृत नहीं है या जिनके पास जानकारी नहीं है, उनको बातें अजीब जरूर लगती होगी, क्योंकि ज्ञान उसको नहीं बोलते हैं जो पिछड़ा है, जो पीछे है। जो आपको आगे लेके जाता है वो ज्ञान है, जो आपको पीछे रखता है वो ज्ञान नहीं है। जो आपको आगे ले जाता है, अमेरिका का कितना पुराना इतिहास है, 200-300 साल से ज्यादा नहीं है। हमारे देश का इतिहास कितना लंबा है, 2-3 हजार साल का इतिहास। तो अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है, होना नहीं चाहिए, हमको होना चाहिए। और हम लोग, अगर आप मौर्य काल का अध्ययन करो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप लोग मौर्य काल का अध्ययन करते होंगे। तो मौर्य काल के अध्ययन में आपको पता चलेगा कि दुनिया में मौर्य काल के दौरान आप लोगों को ये पता चलेगा कि दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य जो है, जो अफगानिस्तान से भी आगे फैला हुआ था, वो तो हमारे लोगों का था, मूल निवासियों का था, नाग लोगों का था। तो हम लोग जो है इतने शक्तिशाली लोग थे। इतने शक्तिशाली लोगों को ब्राह्मणों ने पहले 3 वर्णों में बांटा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और फिर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। ये बंटवारा इतना ही नहीं है, एक और बंटवारा है, वो है छूत और अछूत का। इतना ही नहीं है, छूत और अछूत का भी बंटवारा है। तो ये बात हम लोगों को, जो जैसे जैसे जागृति और जैसे जैसे जानकारी और ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे ये बातें आप लोगों के सामने आएगी। तो हम लोगों का इतना विशाल साम्राज्य खत्म इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट बृहद्रथ मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण है, उसने हत्या की। ब्राह्मणों का इतिहास
अहिंसा का इतिहास नहीं है, हिंसा का इतिहास। ब्राह्मणों का जो इतिहास है वो अहिंसा का इतिहास नहीं है, हिंसा का इतिहास है। और हिंसा के द्वारा ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। आजाद भारत में SC ST OBC को हिंदू बनाने के लिए ब्राह्मणों ने मुसलमानों में और SC ST OBC में फसाद करवाए। दोबारा आपको बताता हूं, ब्राह्मणों ने SC ST OBC में और मुसलमानों में फसाद करवाए। अगर मुसलमान और SC ST OBC आपस में लड़ेगा तो एक तरफ मुसलमानों का नुकसान होगा, दूसरा SC ST OBC का नुकसान होगा, क्योंकि यही लोग मारे जाएंगे और जो बचेंगे उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फीस घसीटने का भी कार्यक्रम होता है। तो नुकसान तो इन लोगों का होता है। इनके बीच में जो फसाद होता है, इसके फसाद का फायदा किसको हुआ? इसके फसाद का फायदा ब्राह्मण को हुआ, नुकसान हमें हुआ मुसलमान को और SC ST OBC को। फायदा किसको हुआ? ब्राह्मण को। कैसे? क्योंकि जब हिंदू मुसलमान में फसाद होता है, दंगल होती है, तो SC ST OBC प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। SC ST OBC प्रतिक्रिया में हिंदू होता है कि वो मुसलमान है, उससे हमारा झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब हम हिंदू है। SC ST OBC हिंदू नहीं है। अगर ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट को अछूत बनाया, जो छूने लायक भी नहीं है, तो ब्राह्मणों का धर्म और आपका धर्म एक कैसे हो सकता? आप लोगों ने सोचा नहीं? ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई और तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। मनुस्मृति पढ़ो तो शूद्रों को अधिकार नहीं है, अधिकार वंचित है। तो जो उनको अधिकार वंचित किया, उनका धर्म और ब्राह्मण का धर्म एक कैसे हो सकता? ये बात हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझना जरूरी है। अब ये 3 वर्ण में जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, जिसके बारे में क्षत्रियों के अंदर आज सारे देश भर में मंथन चल रहा है, जैसे उनके लोगों के द्वारा पता चला यहाँ सुनते वक्त कि कुछ क्षत्रिय लोग जो है हमारे मंच पर आने वाले लोगों के विरोध कर रहे हैं, और कुछ जो है जिनको ज्ञान हुआ, उनको साक्षात्कार हुआ, उनको जानकारी मिली, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जो स्वीकार कर रहे हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ब्राह्मण से नीचे है। क्षत्रिय का क्या मतलब है? क्षत्रिय का एक मतलब है, तमाम मतलब होते होंगे, मगर एक मतलब ये है कि क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के नीचे है। क्यों है? नहीं होना चाहिए ना। ब्राह्मण का तो राजा नहीं है, राजा